हेलो एवरीवन, अब हमारा आ गया है मेटल एंड नॉन मेटल से थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। राइट, इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें आपको बताना है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके तो देखो, मैंने लिखा है मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। व्हेन एवर मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, एंड दैट मेटल ऑक्साइड अगेन रिएक्ट्स विद वाटर एंड कन्वर्ट्स इनटू मेटल हाइड्रोक्साइड. So the question arises here, do all the metals convert into metal hydroxide? So answer is no, not at all. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि do all the metals reacts on the same temperature? तो ये भी आंसर है नो, वो सेम टेम्परेचर पर, यानी वाटर का जो टेम्परेचर है वो सेम रखकर आप सभी मेटल का रिएक्शन नहीं करवा सकते हो. ठीक है, अब इसके लिए देखो ट्रिक. आपके बुक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं. इतने सारे रिएक्शन देखने के बाद बीच बीच के जो पॉइंट आते हैं, मैंने आपको बोला ना, सारे पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यानी जो मैं बोलती हूँ ना, जी के पी घोल के पी लो, तो वो उसी टाइप के हैं. सो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम मिस नहीं कर सकते. सो तैयारी करने का तरीका क्या है कि सारे पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है, उनमें से निचोड़ निकालना है. राइट, तो इस पैराग्राफ में जो आपको दिया हुआ है सेकंड आपकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें आपसे पूछा है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद वाटर. सो देखो, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो, अगर तुमने मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो स्टार्टिंग से मैं आपको एक चीज़ याद करवाती हूँ, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. अब देखो उसका यूज़ यहाँ पर होने वाला है. काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. कौन है? आ गया. इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. अभी आप इतना देखो, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. ठीक है, इसको मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ कि कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है. ये दिए हुए हैं पेज नंबर 43 पर. राइट, पेज नंबर 43 ओल्ड बुक है मेरे पास, आप न्यू बुक में चेक कर लेना. सेकंड प्रॉपर्टी है ये. अब देखो, यहाँ पर आपको इस तरह से लिख लेना है वाटर का रिएक्शन करवाने के लिए. ठीक, पोटेशियम एंड सोडियम, इसको आप रूम टेम्परेचर पर रहने दो, यानी कोल्ड वाटर इसको बोल सकते हैं हम. ठंडा पानी, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर वाटर होता है, ये उसके साथ रिएक्शन कर लेता है. कैल्शियम भी रिएक्शन कर लेता है. ठीक है, मैग्नीशियम जो रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाते हैं? एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन. एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये रिएक्ट कर रहे हैं विथ स्टीम, जिसको मैं बोलती हूँ अपने बच्चों को अल्फेज से ध्यान रखो. अलबेक जैसे याद होता है, मतलब एक बेकरी की तरह आप उसमें से धुआं निकलता हुआ आपको ध्यान आ जाएगा. इसी तरीके से अल्फेज, जिसके लिए मैं केक बना देती हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान रहेगा बेकरी की तरह आपको याद रखना है अल्फेज, है ना. ये तीनों मेटल जो हैं ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं. ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको बेक कर दिया और इसमें स्टीम बना दिया. ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर के साथ, और पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स विथ, एंड ऑल्सो कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर. इसके बाद के जो है ना, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल. दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि मतलब लीस्ट रिएक्टिविटी, जब रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाती है, सो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते. तो हमको यहाँ तक इसको पढ़ना है, इनका रिएक्टिविटी पढ़ना है, जो कि वाटर के साथ आपको शो होगी. अब ध्यान दो, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पोटेशियम एंड सोडियम, जिनके बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये विगरसली रिएक्ट करते हैं. विगरसली
रिएक्ट करते हैं। इनका रिएक्शन कैसा होता है? विग्रस, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये बहुत पोटेशियम सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके दे प्रोड्यूस फायर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये मेटल पोटेशियम या सोडियम, ये मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, इनका रिएक्शन हम आगे लिखते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझो कि ये दोनों मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। यही रीज़न है आग लगाने का, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस जैसी रिलीज हुई तो ये क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लकड़ियाँ बना देती हूँ इस तरह से, और मैंने यहाँ बना दी है आग, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन में मेटल और वाटर के रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज होगी। एक्सो मीन्स एग्जिट, थर्मिक मीन्स हीट। हीट रिलीज होती है तो ये हाइड्रोजन इस हीट की प्रेजेंस में फायर कैच कर लेती है, यानी इसमें आग लग जाती है। आई बात समझ में कि सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन जब भी वाटर के साथ होगा सो ये रिएक्शन होता है हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बनी रही है और आपको मालूम है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्लेमेबल गैस है, तो आग उसमें लग जाती है, सीधी सी बात है। अब कैल्शियम, कैल्शियम मेटल जब रिएक्ट करता है, अब इसका रिएक्शन ही लिख देती हूँ मैं। देखो कैल्शियम क्योंकि अकेला ही है यहाँ पर, कैल्शियम प्लस वाटर ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। क्या बनाना है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। क्योंकि ये डायरेक्ट कैल्शियम तो रिएक्ट करेगा नहीं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और फिर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है? क्या ये एक्सोथर्मिक नहीं है? यहाँ पर भी हीट रिलीज हो रही है। तो ये यहाँ पर आग क्यों नहीं लगती है? सो रीज़न क्या हो रहा है कि ये हीट इतनी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट नहीं है कि हाइड्रोजन गैस में आग लग सके, समझ गए। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करेगा ना हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? अब ये देखो, ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड था। सो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सो फ्लोट होने का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आसपास चिपक जाते हैं। सो आपको मालूम है कि टायर है ना, उसमें अगर आपने, या ट्यूब, उसमें अगर आपने हवा भर दी है, उसमें हवा है तो क्या करेगा? फ्लोट करने लगेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड तो बन गया, बट कैल्शियम ऑक्साइड में क्या हो गया? साथ में इसके आसपास लग गई है ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस की वजह से ये फ्लोट होना शुरू कर देता है। सिमिलर कंडीशन होती है मैग्नीशियम के साथ भी। तो ध्यान रखना कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अटैच हो जाने की वजह से कैल्शियम मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं, दिस स्टार्ट्स और टेंड्स टू फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। सो हॉट वाटर के साथ, अब देखो कैल्शियम तो क्या कर रहा था? नॉर्मल रूम टेम्परेचर के साथ रिएक्शन कर रहा था। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर के साथ, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस और साथ में रिलीज करेगा हीट, राइट।
धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, एक्सोथर्मिक नेचर कम होता जाएगा, जो गुस्से वाला नेचर है, जो विग्रसली रिएक्ट करने वाला जो नेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, सो सोडियम और पोटेशियम का क्या पढ़ा हमने कोल्ड वाटर के साथ, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस, उसके मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इस हीट की वजह से आग पकड़ लेती है और पानी में लग जाती है आग। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड दैट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड कन्वर्टिंग इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस एंड ऑल्सो हीट। बट हियर heat is not in that much amount that hydrogen can catch fire, so hydrogen tends to attach on the surface of calcium hydroxide and it floats on the water, right? Similar things happen with the magnesium, but magnesium do not react with cold water or magnesium do not react at room temperature. So what magnesium do? Magnesium reacts with hot water only, converting into magnesium hydroxide, releasing hydrogen gas and heat as well. सेम केस होगा लाइक कैल्शियम, बट इसके बाद वाले देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेज होता जा रहा है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर। अगेन ये मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी हुई है, इट इज़ चॉक ओनली। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम जिंक एंड आयरन, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दे रिएक्ट विथ स्टीम। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी तभी आपको बताया था, डू ऑल द मेटल्स फॉर्म हाइड्रोक्साइड आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर, सो आंसर इज़ नो। सो ये जो अल्फेज हो रहा है या धुआं धुआं जो दिखाई दे रहा है, आपको इससे ध्यान रखना है कि ये तीनों हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, दे विल फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, सो एल्यूमिनियम जिंक या आयरन मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं स्टीम के साथ, यहाँ लिख रही हूँ H2O और इधर मैंने लिखा G यानी गैशियस स्टीम है ना, गैशियस फॉर्म में, सो Al2O3 का फॉर्मेशन में होगा, ZnO का फॉर्मेशन हो सकता है एंड आयरन ऑक्साइड और Fe2O3 इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करके या स्टीम के साथ रिएक्शन करके फर्दर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अब बची हुई चीज़ मैं बता देती हूँ इसके आगे क्या है। मैंने आपको बताया था काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके, बस यहाँ तक है। अब ये पकाता है, लिखा है PB पकाता है, कौन है आगे आओ, इसको पूरा इस तरह से पढ़ते हैं, कौन है आगे आओ, यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, mercury, silver and gold, they do not react with water at any condition। ठीक है, कौन सी कंडीशन, लाइक इन रूम टेम्परेचर, हॉट वाटर और स्टीम। सो ये सारे के सारे इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, सो फटाफट इसको नोट करो, ये काफ़ी इजी हो गया। बुक में पढ़ोगे तो ये चीज़ें ना रिएक्शन के साथ लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। सो यहीं पर इन्हीं चीज़ों को अगर पढ़ोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगी। अब एक चीज़ और मैं लिख देती हूँ कि पोटेशियम बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ध्यान रखना हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो OH तो लगेगा ही भाई। सो हाइड्रोक्साइड इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। ओके, देखो तो थर्ड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। कितना ही सिंपल और कितना ही इजी टॉपिक है जो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो यहाँ पर होता है रिएक्शन इस तरह से, एसिड प्लस मेटल फॉर्म्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट है कुछ ध्यान। चलो HCl का रिएक्शन करते हैं एसिड का प्लस जिंक के साथ, राइट। अब देखो भाई जिंक की वैलेंसी होती है +2,
क्लोरीन इज -1, इसका +2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा. सो जिंक रिक्वायर्ड 2 क्लोरीन्स टू फॉर्म सॉल्ट. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2. सो इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस नाउ 2 हाइड्रोजन रिलीजेस H2 के फॉर्म में. ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट इज जिंक क्लोराइड. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरे सॉल्ट के साथ, दूसरे एसिड के साथ H2SO4 प्लस अगेन जिंक. आप चाहो तो एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, कोई और भी मेटल ले सकते हो, आपकी मर्जी का. मुझे जिंक काफ़ी अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बस लगता है. Zn+2 एंड सल्फेट इज -2. सो दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, है ना. हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, ये ध्यान रखना. किसी ऐसे मेटल को ना ले लेना जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है. अभी रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उनका रिएक्शन इनके साथ करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो ध्यान रखना है कि जो भी ऊपर वाले जो मेटल है यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, राइट, यहाँ तक आप इनका रिएक्शन करवाओ तो आपको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है. तो देखो भाई, ये जो दो नाम लिखे हैं ना, इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स. ठीक है, मिनरल एसिड्स की कैटेगरी में एक और एसिड आता है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO3. नाइट्रिक, नाई कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? नाइट्रिक एसिड नाई कर रहा है, मतलब भाई मैं जिंक के साथ, मैं किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला हूँ. अगर आप इसका रिएक्शन किसी के साथ करवाते हो सो सॉल्ट तो बन रहा है, बट हाइड्रोजन जो गैस है ये रिलीज नहीं होगा. यहाँ क्या रिलीज हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो आपको पॉप साउंड टेस्ट याद होगा. पॉप साउंड टेस्ट में क्या था? पॉप साउंड में आप यही कंफर्म कर रहे थे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है. सो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड, राइट. बट व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट, बट इट डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट इट प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल. और समटाइम्स इट में कॉज नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के रिएक्शन का फॉर्मेशन करता है. क्लियर? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौन सा एसिड एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसको? जो हाइड्रोजन रिलीज हुई है उसको. ठीक है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद वो किस में कन्वर्ट कर देगा? इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर. क्लियर हो गया? तो इसलिए जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी मेटल रिएक्शन करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल. बट क्या सभी ऐसे ही हैं? नहीं, एक्सेप्शन होता है. अब देखो एक्सेप्शन में कौन है? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. समझ लो दोनों भाई बहन, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये दोनों का सिंबल लिखा है मैंने Mg एंड Mn. ये दोनों ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ध्यान रखना, ठीक है. लेकिन अब बात यह आती है कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं, अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया. मैंने आपको क्या बता दिया कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्शन करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. बट नॉट ऑल द एसिड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. मिनरल एसिड में एक्सेप्शन आपका आ रहा है नाइट्रिक एसिड. सो मैंने आपको बोला नाइट्रिक एसिड को नाई से याद करो. नो नो नो, नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर वाटर का फॉर्मेशन करता है, ना कि हाइड्रोजन गैस का. क्लियर?
सो क्या होगा यहाँ पर कि नाइट्रिक एसिड के लिए दो अलग से आपको मेटल यहाँ पर दिए गए हैं, वो कौन है? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ये दोनों जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी सारे मेटल्स के साथ जब आप इनका रिएक्शन करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? अब हम आ रहे हैं उन मेटल्स के लिए जो कि लीस्ट रिएक्टिव है, ये इसी पार्ट में है ना, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो इसी पार्ट में आपको जो डू यू नो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा एक्वा रीजिया। अब ये क्या होता है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया जिसको बोला जाता है रॉयल वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, हम रॉयल जो वर्ड यूज़ करते हैं, राजा महाराजा ऐसे लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं को जो कीमती होते हैं। तो यहाँ हमारे पास कीमती कौन है? जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। ये सारे जो मेटल हैं ये काफ़ी कीमती मेटल हैं। क्यों है? अभी तक क्या पढ़ रहे हो कि ये ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ना वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ना नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सो भाई इनको आप ज्वेलरी बनाने में काम में लेते हो जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये आपको मालूम है आजकल गोल्ड का रेट कितना ज़्यादा चला जा रहा है, ठीक है ना। सो रीज़न क्या है? बिकॉज दीज आर लीस्ट रिएक्टिव और ये काफ़ी टाइम के तक आपके पास वैसे ही बने रहते हैं। अब इनका जो एनिमी है वो कौन है? एक्वा रीजिया। एनिमी किस तरह से? एक्वा रीजिया में कॉम्बिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ आप मिलाओगे HCl और नाइट्रिक एसिड को HNO3। HCl एंड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो ऑफ 3:1। ध्यान रखना, इन रेशियो ऑफ 3:1। 3 वॉल्यूम HCl का और 1 वॉल्यूम नाइट्रिक एसिड का मिला दोगे तो बन जाएगा एक्वा रीजिया। ये क्या करता है एक्वा रीजिया? ये सारे जो मेटल है इनको अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। अंडरस्टूड? मेटल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, मेटल सॉल्युबल हो जाते हैं इन एक्वा रीजिया। जब इसको बोला जा रहा है रॉयल वाटर। पानी में क्या होता है? पानी में ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें घुल रही हैं, मिल रही हैं, मिक्स हो रही हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसलिए इनका नाम रख दिया रॉयल वाटर। ठीक है। सो ऐसे आपके मेटल जो कि नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, दे रिएक्ट विथ एक्वा रीजिया एंड गेट डिज़ोल्व्ड। ठीक है। इस चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि गोल्ड स्मिथ हैं, वो आपके घर पर आए हैं और वो जो डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ बोला जाएगा उनको, वो क्या कर रहे हैं कि आपके घर में लोगों से बोल रहे हैं कि हम आपकी जो ज्वेलरी है उसको क्लीन कर देंगे, उसको साफ़ कर देंगे, आप उसको लेकर आइए, हम आपके सामने ही क्लीन करके दिखाते हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड दो वो सोल्यूशन को आपस में मिलाएंगे, आपको पता नहीं वो क्या होगा, एक्चुअली वो होगा एसिड और नाइट्रिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों को आपस में मिला दिया और रेशियो आपको मालूम है 3:1 का रेशियो रहेगा। एक्वा रीजिया का फॉर्मेशन हो गया। बढ़िया वो ग्लव्स पहनेंगे और आपका जो गोल्ड का सामान है वो उसमें डिप करेंगे, ब्रश से अच्छे से साफ़ करेंगे और वो चमकदार बाहर निकल आएगा और वो आपको बढ़िया हल्दी वल्दी कुछ भी लगा कर दे देंगे और बोलेंगे कुछ टाइम के बाद इसको खोल कर देखना, अभी इसको हाथ मत लगाना। ठीक है ना। ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? ताकि आपको उस आपके जो ज्वेलरी है उसका वेट समझ में ना आए, उसके ऊपर इतनी सारी हल्दी और ये सब लगा के पैक करके रख दिया ताकि आप उस टाइम उसको खोल के ना देखो, ताकि आपको ये समझ में नहीं आए कि ऊपर से डिज़ाइन गायब हो रही है। राइट। तो हो क्या जाता है, जब वो ब्रश से उसको घिसते हैं, साफ़ करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो आपका जो मेटल होता है वो डिज़ोल्व होता जाता है एक्वा रीजिया में। क्लियर। और उसके बाद इतनी देर तक जब आप उसको सुखाओगे, सब करोगे, इतनी देर में तो वो रफू चक्कर वहाँ से फिर उन्हीं इसी केमिस्ट्री का यूज़ करके केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उस मेटल को एक्वा रीजिया से बाहर निकाल लिया जाता है। समझ गए? तो ऐसे चोरी की जाती थी। अभी तो सब बहुत ज़्यादा मतलब
इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को मिल चुकी है। पहले के लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी। पहले के ज़माने में जो गोल्ड स्मिथ थे वो घर आया जाया करते थे। अब मुझे नहीं लगता, बहुत ही कम ऐसा है, लेकिन फिर भी ठगी जो हम बोलते हैं ना, वो अभी भी हो सकती है ना, किसी के भी साथ हो सकती है। आप ये ना समझें कि आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत एडवांस्ड हैं, आपको नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, आपको कोई नहीं ठग सकता। सो ऐसा नहीं है। बी स्मार्ट, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो समझो, कोई आपसे जब बात करे तो किस तरह से आपसे बात कर रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है। ओके, सो एक एक्स्ट्रा लेक्चर और मिल गया आपको कि आप हर चीज़ को सोच समझ के कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस भी आपको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, तो वो भी आपको क्या करना है, सोच कर समझ कर उनका आंसर देना है। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी जो क्वेश्चंस हैं या उनके आंसर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं पूछते, हमेशा पॉइंट्स में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, हर एक पॉइंट का ABCD, हर एक पॉइंट के अलग अलग नंबर होते हैं और उन्हीं नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। बहुत लॉन्ग आंसर, बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप आंसर कभी भी नहीं पूछे जाते, राइट। इसके बाद अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स। ठीक है, इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी तक पोटेशियम सबसे आगे चल रहा है, उसके पीछे है सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम और उसके पीछे आ रहा है जिंक। ठीक है, और सबसे नीचे कौन आ रहा है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब बहुत नीचे तक आ रहे हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम पहुंच जाते हैं हमारे 4th पॉइंट पर, जहाँ पर है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विथ अदर सॉल्ट्स। देखो, हमको ना ये NCERT ऑलरेडी पढ़ा चुकी है चैप्टर 1 में, और हमने इस चीज़ को, सीरीज़ को याद कर लिया है। हम फिर से यही सीरीज़ लिखेंगे और यही सीरीज़ अब हमें मिलने वाली है। काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ओके, यहाँ तक दिखता है ना इसमें। देन उसके बाद आ जाएगा कौन है आगे आओ, ये इसके नीचे है, राइट, इसके बराबर में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पूछ रहे हैं, नेक्स्ट आपका है कि सॉल्ट्स के साथ मेटल किस तरह रिएक्शन करते हैं। ओके, बुक में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो आयरन का, राइट। Fe इस पोजीशन पर है और कॉपर इसके काफ़ी नीचे होगा। That means Fe is more reactive than copper and it can show displacement reaction. So iron can displace copper and form ferrous sulfate FeSO4 और डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। ठीक है, कैसे पता चला कि ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था ये था आपका ब्लू कलर। ब्लू कलर का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में फिल्ड है जो कि है कॉपर सल्फेट। उसमें आपने आयरन को ऐड कर दिया तो मेरे पास चॉक है, यस, ग्रीन कलर में। ठीक है, सो ये थोड़े से ग्रीन कलर का सॉल्यूशन या येलोइश कलर के सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका फेरस सल्फेट। ये कलर आ गया। ठीक है, सो ये कलर क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को और जो कॉपर सल्फेट था वो कन्वर्ट हो गया है इनटू फेरस सल्फेट FeSO4 जिसका कलर होता है ग्रीन, राइट। इसके लिए क्या दिया हुआ है कि एक आपका कंटेनर है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट को फिल किया हुआ है और उसी कंटेनर में एक आयरन की जो नेल है वो यहाँ पर लटका के रखी हुई है। ठीक है, आयरन नेल यहाँ लटका दिए। कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद
ये जो आपका कंटेनर था इसका कलर चेंज होने लगेगा। कैसा कलर चेंज हो जाएगा, कैसा चेंज हो जाएगा कि थोड़ी तो नेल बचेगी ना, पूरी तो ख़त्म हो नहीं जाएगी, यहाँ पर रहेगी वो नेल, ठीक है। और उस नेल के ऊपर यहाँ कहीं कॉपर आकर चिपकने लगेगा, अलग होता जाएगा यानी, और इसमें से आयरन बाहर निकल रहा है। सो ये FeSO4 बना के सॉल्यूशन जो है वो किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं। इनके अलावा मेरे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसका रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम से करवा दूं तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, सो इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम। एक रिएक्शन ये हो गया। दूसरा मेरे पास है जिंक सल्फेट ZnSO4। इसका रिएक्शन अगर मैं एल्यूमिनियम से करवा रही हूँ तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो ये क्या फॉर्म करेगा, Al2SO4 जिंक सल्फेट प्लस Zn। अब यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ, Al2SO4 होल थ्राइस, एक्चुअली इट इज Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे आया, एल्यूमिनियम प्लस 3, SO4 इज -2, 3 and 2 क्रॉस करेंगे, एल्यूमिनियम 2 टाइम एंड सल्फेट इज 3 टाइम, सो Al2SO4 होल थ्राइस। सो यहाँ आप इसको बैलेंस करोगे, 3 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा जिंक सल्फेट, राइट, क्योंकि सल्फेट चाहिए मुझे 3 टाइम्स। देन उसके बाद एल्यूमिनियम चाहिए मुझे 2 टाइम्स, सो 2Al। अब यहाँ पे जो जिंक बचा दैट इज 3 टाइम्स। सो एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया है किसको, जिंक को, और फॉर्मेशन कर लिया है जिंक सल्फेट का। लेकिन अगर रिएक्शन ऐसा होता कि आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl और आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो जिंक के साथ, इज दिस रिएक्शन इज फीजिबल, दैट मीन्स वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। जो सोडियम है इट इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम इट्स सॉल्ट, सो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट फीजिबल। अंडरस्टूड। सो यहाँ तक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, वो आ जाएगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक जितना आपने पढ़ा यहाँ पे सॉल्ट एंड मेटल का रिएक्शन, उसके बाद जो आपको सीरीज़ मिलेगी वो यही सीरीज़ है। इसको कैसे याद रखना है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, इस तरह से आप याद कर लोगे तो आपको सारे रिएक्शन, देखो चैप्टर है, चैप्टर में तो एक एक पॉइंट करके बताया कि ऐसा हुआ, तब जाके आपका ये सीरीज़ बनी है। ये सीरीज़ को पहले से ही याद कर लो, अंडरस्टूड। और उसको याद करने के बाद सारे रिएक्शन करवाते जाओ, आपको पता रहेगा कि सबसे ज़्यादा विग्रस कौन हो रहा है। अभी तक हमने कितना पढ़ा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा विग्रस है, देन सोडियम है। इन दोनों को ही केरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि फायर हज़ार्ड से बचा जा सके। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है और आयरन क्या होता है, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होता है, लेकिन इसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो स्प्रिंकल की तरह बर्न हो सकती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है सोडियम, पोटेशियम और साथ में एक लिथियम, जिसको हम याद करते हैं नकली से, NaKli, नकली, इनको हम नकली मेटल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन कट विद द नाइफ, विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप इसको पीसेस में कट कर सकते हो। ठीक है, सो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहो, फटाफट आएगा जल्दी ही। थैंक यू।